लोगों ने पढ़ा था कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट है। यहां क्या बोल रहा है, लिथियम इज मच हार्डर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन अदर एल्कली मेटल। पहला पॉइंट टिक कर लीजिए, ध्यान रखिए। लिथियम इज मच हार्डर, its melting point and boiling point are higher than other alkali metals. दूसरा, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव, बाकी लोग ज्यादा रिएक्टिव है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द एल्कली मेटल्स। बिल्कुल सही है, लिथियम एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बट रिएक्शन इसकी बहुत कम होती है। ऑन कंबशन इन एयर, ये मैंने आपको पढ़ाया है, इट्स मेनली क्या बनाएगा, एक तो अपना ऑक्साइड बनाएगा यानी कि मोनो ऑक्साइड, और अपना नाइट्राइड बनाएगा यानी लिथियम नाइट्राइड। तीसरा, LiCl इज डेलिक्विसेंट, अंडरलाइन करिए डेलिक्विसेंट को। डेलिक्विसेंट का मतलब होता है बेटा जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डेलिक्विसेंट। यानी ये पानी को पी सकता है आराम से, अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को रख सकता है। एंड क्रिस्टलाइजेज एज अ हाइड्रेट, और लिथियम क्लोराइड हम लोगों ने पढ़ा है LiCl.2H2O होता है, वेयर एज अदर एल्कली मेटल क्लोराइड्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स। यानी कि बाकी के जो एल्किल हैलाइड होंगे वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जबकि लिथियम की अगर बात करेंगे तो वो वाटर को क्या करेगा, अपने साथ जोड़कर रखता है। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कैसा है, डेलिक्विसेंट इन नेचर है। चौथा प्रॉपर्टी, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी LiHCO3 is not obtained in the solid form while all other elements form solid hydrogen carbonates। अगर मैं बात करूं तो अपनी कॉपी में वहीं बगल में लिखिएगा, एक्सेप्ट लिथियम बाइकार्बोनेट all alkali metal bicarbonates, all alkali metal bicarbonates are solid in nature। बाकी सबके सब क्या होंगे, सॉलिड होंगे, लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड नहीं होगा। अगली कहानी, इन्होंने कहा जैसे हम लोगों ने बोला था कि अगर हम एसिटिलीन के साथ सोडियम की रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और सोडियम एसिटिलाइड बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराया, तो सोडियम के साथ अगर कराया तो हमको पता है एक तरफ से अगर हम देखें तो C-Na+ बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ये दोनों तरफ हो सकता है, डिपेंड करेगा सोडियम कितना लिया गया है। अब सर क्या हम इसको बोल रहे हैं सोडियम एसिटिलाइड, क्या बोल रहे हैं, सोडियम एसिटिलाइड। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये काम बाकी लोग करेंगे। अगर ये रिएक्शन करानी है तो ये सब लोग ये रिएक्शन करने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। बट एक्सेप्शनली कौन ये रिएक्शन नहीं देगा, जो हम लोगों ने पहले ही बोला है कि एक्सेप्शनल केस है, लिथियम ये रिएक्शन नहीं देता। तो ऐसे बना लोगे तो याद भी रहेगा और ध्यान आप अपना बता भी पाओगे। अब इनमें सर इस पैराग्राफ से क्या होता बेटा, वहां लिखकर क्या आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लिथियम और बाकी एल्कली मेटल्स के रिस्पेक्ट में या एल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में कौन सी चीज इनकरेक्ट लिखी। किसी भी स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत आगे पीछे घुमा देगा तो आपको ने एक बार पढ़ा होना चाहिए, जिससे आप आराम से देखकर बता सकते हैं।
तो आप इसे एसिटिलाइड बोल दीजिए या इसी को सोडियम, और क्योंकि 2 कार्बन की बात है तो इन्होंने इसी को क्या बोला है, एथिनाइड। एक ही चीज, कंफ्यूज नहीं होना। वो जनरल लिखा है, कुछ उसमें छोड़ा नहीं, बताया नहीं है, मतलब शुरुआत की कि ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए, रिएक्टिविटी इंक्रीज करना चाहिए। कौन है जो एक्सेप्शनल केसेस क्रिएट करेगा, लिथियम। बस इतनी बात बोली। चले, छठा पॉइंट है सर, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड, whereas other alkali metal nitrates decomposes to give the corresponding nitrite। इसमें स्टार बनाइए और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इधर देखिएगा, लिथियम नाइट्रेट अगर है और आपने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, हीट किया, तो आपको मिलेगा क्या, लिथियम का ऑक्साइड, साथ में NO2 गैस और O2 गैस। अगर मैं इसे बैलेंस करूंगा तो ये 2 टाइम्स NO2 हो जाएगा, 4 1 5, हाफ O2 हो जाएगा, है ना। फिजिकल स्टेट जो होगी वो गैसियस। अच्छा, एक बात याद रखनी है क्या, NO2 और O2 दोनों ही कैसी गैसेस हैं, पैरामैग्नेटिक। NO2 और O2 दोनों कैसी गैसेस हैं, पैरामैग्नेटिक गैसेस हैं। क्लियर है बात। जिसमें NO2 जो है ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, यानी कलर्ड है, और O2 की बात करें तो हम सबको पता है ये कलरलेस है। इसका मतलब जो पैरामैग्नेटिक है वो हमेशा कलर्ड हो ये जरूरी नहीं है, जैसे जो डायामैग्नेटिक है वो हमेशा कलरलेस हो ये जरूरी नहीं है। ज्यादातर केसेस में होता है कि वो कलरलेस होती है। अब इनको छोड़कर सोडियम का नाइट्रेट लिया, यानी बाकी लोगों का, तो अगर इनको हीट किया तो ये बनाएंगे सोडियम का नाइट्राइट, यानी NaNO2 और O2 गैस रे, यानी NO2 का यहां पर कोई फंडा नहीं है। ये काम सोडियम भी करेगा, पोटेशियम भी करेगा, रुबिडियम भी करेगा और सीजियम भी, सब लोग ये काम करें। इन प्रॉपर्टीज को देखते रहिएगा, बहुत काम की हैं, ध्यान रखेंगे, आराम से कर ले जाए। तो अभी तक अगर हम बात करें तो अपने पास इस तरीके से कुछ रिएक्शंस ऐसी आ गए हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे सुनिएगा, अगर मैं बात करूं एल्कली मेटल कार्बोनेट्स की, तो कार्बोनेट में लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते। टेम्परेचर अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाएं तो ये मेल्ट हो जाते हैं। क्लियर है मामला। इसका मतलब यहां इसने एक्सेप्शनल केस दिखाया। दूसरा, अगर हम इनकी रिएक्शन एयर के साथ कराते हैं एल्कली मेटल की, तो एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हैं, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये लोग सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। बोलो भैया, ये सब याद होना चाहिए, यही आएगा पेपर में सर। अगली कहानी, नाइट्रोजन के साथ लिथियम को छोड़कर बाकी कोई एल्कली मेटल रिएक्ट नहीं करता, तो लिथियम एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। तो अगर कोई हमसे पूछेगा तो लिथियम एयर के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड और नाइट्राइड फॉर्म करता है। क्लियर है मामला। अगली कहानी, लिथियम जो है उसका अगर हम क्लोराइड ले ले यानी हैलाइड बनाएं
तो बाकी लोग जो होते हैं वो उनके हैलाइड आयनिक नेचर के हैं, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करते ही टूट जाएंगे, यानी जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोलाइज हो गए। लेकिन लिथियम क्लोराइड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? टेलिक्विसेंट प्रॉपर्टी है, यानी ये वाटर को अपने साथ जोड़कर रखता है, तो LiCl.2H2O की फॉर्म में अपने को मिल जाता है। उसके बाद लिथियम के बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं, वैसे तो बाकी सारे एल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट सॉलिड हैं, लेकिन लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड नहीं होता। ठीक बात। इसमें भी आगे काम क्या आएगा कि अगर इस पॉइंट को आपको अच्छे से देखना है तो बाकी के मेटल बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं उनके जो आयंस होते हैं एनायन, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। मतलब ये दिमाग में रखने वाली बात है। इसके बाद बोला गया कि अगर हम इनके नाइट्रेट्स को हीट करें तो लिथियम यहां भी एक्सेप्शनल केस दिखाता है। लिथियम का नाइट्रेट हीट करने पर लिथियम का ऑक्साइड NO2 और O2 देता है, लेकिन बाकी सभी एल्कली मेटल के नाइट्राइड्स क्या देंगे? केवल ऑक्साइड और O2 गैस देंगे। NO2 और O2 दोनों पैरामैग्नेटिक गैसेस हैं। NO2 रेडिश ब्राउन कलर की है, लेकिन O2 कलरलेस है। इतनी बात ध्यान रखें। आगे है सर, lithium fluoride and lithium oxide are comparatively much less soluble in water than the corresponding compounds of other alkali metals। यानी ये कह रहे हैं कि लिथियम के फ्लोराइड और लिथियम के ऑक्साइड, इनके अंदर उतना आयनिक नेचर नहीं होता होगा, इसी वजह से ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में क्या है? लेस सॉल्युबल इन वाटर। जबकि अदर एल्कली मेटल के फ्लोराइड और ऑक्साइड पानी में अच्छे खासे सॉल्युबल है। प्रॉपर पॉइंट लिखिए, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। तो ये हम लोगों ने बात की कि लिथियम अपने ग्रुप में जो गद्दारी कर रहा है वो क्या क्या गद्दारी कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि? आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, चीजें लिखाई जा रही है उनको लिखना है, और अपने खुद के नोट्स जरूर बनाने हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वही आप रिवाइज करेंगे, बार बार पूरी एनसीईआरटी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। लास्ट में नोट्स बहुत काम आएंगे, और अभी बनाओगे तो मुश्किल से 3 4 5 पन्नों में बन जाएगा, वो हमेशा काम आएगा क्योंकि मेन मेन सारी बातें उसके अंदर हो। अगला सर, लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इनकी सिमिलर हो जाती हैं? हटाएं इसको, बोलो। चलो सर, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहां अगर बात करें तो ये एल्कली मेटल है लिथियम। मैग्नीशियम उनके लिए तो नहीं बोल सकते, इनके लिए तो बोल सकते हैं ना, एल्कली अर्थ मेटल है। अगर बात की जाए तो इनके बीच में क्या ये लोग शो करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। ये डायग्राम बना लीजिए कि जो बातें होंगी सब इन्हीं से निकल कर आएंगे। थोड़ा सा माहौल बना ले रहे हैं पहले से, जो अपने को पता है वो लिख ले रहे हैं। लिथियम ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने पर उतरेगा जब, तो कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? +1। मैग्नीशियम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? +2।
तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप due to diagonal relationship between lithium and magnesium, its some properties are same. वो प्रॉपर्टीज कौन सी है उनकी बात कर रहे हैं. आर सेम. डायगोनल रिलेशनशिप दिखाने की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है. आइए सर, प्रॉपर्टी नंबर 1, द सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम is particularly striking and arises because of their similar size. इनके एटॉमिक रेडियाई जो होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो अब यहाँ इस एक बात का और जवाब मिलता है. जब अपन लोगों ने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियाई बनाया था तो वहां मैंने आपको एमएन रूल पढ़ाया था. बेरिलियम से बड़ा साइज लिथियम का है, लिथियम से बड़ा साइज मैग्नीशियम का है. आप लोग बड़ा उस समय तड़प रहे थे कि ये तो बराबर होता है, तो तुम कैसे उधर है रोक टिक कर दिए हो. तो मैंने बोला था कि अप्रोक्सीमेट सिमिलर है. वो दिख भी रहा होगा कि एक का 152 है तो दूसरे का 160 पिकोमीटर है. क्लियर है बात. तो पहली चीज हम ये बोल सकते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से इनके एटॉमिक साइज जो होंगे वो कहे जाते हैं अप्रोक्सीमेट सेम है, क्योंकि पिकोमीटर में फर्क नहीं पड़ता है लिथियम और मैग्नीशियम. ऐसे ही सर उन्होंने बोला कि आयनिक रेडियाई की अगर बात करें तो वो भी एक दूसरे की क्या है भाई. एक बात तो तय, कैटायन बनने पर साइज जो है वो घटेगा, ये तो तय बात है. तो याद रखना है कि Li प्लस और Mg+2 इनके भी साइज आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. यानी इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई सेम होती है. बगल में लिख लीजिएगा, इट्स एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई बोथ आर सेम ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप. ये जो रिलेशनशिप की शुरुआत है, पहले तो जब साइज सेम हो जाएगा तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी क्या होने लगेंगी, सेम होने लगेंगी. इलेक्ट्रॉन निकालना दोनों से बराबर बराबर मुश्किल रहेगा. केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी रहेंगी. तो कल को अगर पूछा जाए कि इनके बीच में जो डायगोनल रिलेशनशिप ये दिखाते हैं, इस डायगोनल रिलेशनशिप दिखाने का मेन कॉज क्या है, तो इनके एटॉमिक साइज और आयनिक साइज. का कारण क्या है, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज का सेम होना. पहली प्रॉपर्टी, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप. सुनो तो इसके लिए कहा गया हार्डर एंड लाइटर, यानी लिथियम बाकियों से हार्डर है. पढ़ के आए हो ना, अब याद रखना है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एल्कली मेटल्स लाइटर होते हैं. तो उनके रिस्पेक्ट में लिथियम क्या हो गया, हार्डर. क्लियर बात. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, ये लोग मैग्नीशियम को छोड़ के हार्डर होते हैं. तो मैग्नीशियम क्या हो गया, लाइटर.
इसके लिए लिखा है हार्डर एंड लाइटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैग्नीशियम अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के रिस्पेक्ट में लाइटर है, सही तो है। अदर एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप, इसमें उल्टा लिखा है। हार्डर नहीं लिखा है, तुम समझाओ। चलो 14 साल की तुम्हारी अंग्रेजी की हवा निकालते हैं। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम, जब पैराग्राफ पे लिथियम एंड मैग्नीशियम आया तो आगे जो लिखा जाएगा वो इसी के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा। आगे लिखा है आर हार्डर एंड लाइटर। तो एक बात तो तय है कि एक ही चीज हार्ड और लाइट नहीं हो सकती, क्यों रे? इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो ना? यूपी बोर्ड का लौंडा तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा। ऐसे ही थोड़ी आया एक एक चीज तड़पा तड़पा। जो आदमी कह देता मैं वहां पढ़ा हूं, मैं यहां पढ़ा, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं सर, टाट की पट्टी में मैं बैठा हूं, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। इसलिए कि पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके पढ़ी। क्या लिखा है? लिथियम और मैग्नीशियम के लिए पहला टर्म क्या लिखा? हार्डर एंड लाइटर। तो बेटा लिथियम के लिए क्या बात करी गई? हार्डर। मैग्नीशियम के लिए क्या बात करी गई? लाइटर। अब किसके रिस्पेक्ट में हार्डर और किसके रिस्पेक्ट में लाइटर? अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के अदर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। और बात, ये बात हम कैसे सही मान लेंगे? क्योंकि हमने आगे पढ़ रखा है एल्कली मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर या लाइटर इन नेचर। अरे बोलो ना यार। तो उसके रिस्पेक्ट में लिथियम हार्डर है, मैग्नीशियम लाइटर है। क्यों? मैंने आपको इस ब्लॉक जब लिखवाया था तो बताया था मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होता है। अरे बोलो बे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होगा इसका मतलब उसमें डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो वो हल्का होगा। बोलो भाई, ऐसे आ जाओ। अगला, लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है क्या, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये लोग क्या करते हैं? विग्रसली रिएक्ट करते हैं। पानी में डालोगे धूम धड़ाका मचा देंगे तुरंत। यानी कि लिथियम धीरे से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम भी धीरे धीरे करेगा। तो लिथियम और मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर। देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सॉल्युबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। बिल्कुल सही, पीछे पढ़ के आ रहे कि लिथियम का जो ऑक्साइड और फ्लोराइड होता है वो वाटर में लेस सॉल्युबल होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर एल्कली मेटल ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। यही लास्ट स्टेटमेंट लिखा है। तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड में ज्यादा अंतर नहीं है। और दूसरी बात, पानी में लेस सॉल्युबल है और आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी हीट करोगे तो तुरंत ही ऑक्साइड और वाटर बना देंगे। बात समझ में आ रही है? आगे वही कहानी, बोथ फॉर्म अ नाइट्राइड, बोलिए, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन। इनके अगर बात करें तो लिथियम के ग्रुप के बाकी मेंबर आसानी से नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन लिथियम कर रहा है तो मैग्नीशियम भी उसी के साथ करेगा। तो लिखिएगा लिथियम एंड मैग्नीशियम, वाला प्रॉपर्टी तो लिख लिया ना, लाइटर हार्डर वाला लिखे हो ना? हाँ, दूसरा लिखो, लिथियम एंड मैग्नीशियम सिमिलरली रिएक्ट विद नाइट्रोजन, यानी एक जैसे तरीके से रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म नाइट्राइड्स। नाइट्राइड जरूर लिखना, Li3n, क्योंकि वैलेंसी, इसीलिए मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है। लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके, बैलेंस करने में उतना दिमाग नहीं लगाना है, लिथियम का नाइट्राइड बनाएगा। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम का नाइट्राइड यानी Mg3n2 बनाएगा। बात समझ में आ रही है? नाइट्राइड का मतलब N-3 है। एक एक लाइन हम आपको पुरानी वाली याद दिलाएंगे, इसीलिए सुबह बुला, वरना एनसीईआरटी तो तुम घर में पढ़ लोगे। अगला पॉइंट सर, इन्होंने लिखा द ऑक्साइड ऑफ लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑक्सीजन
टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड। क्यों? लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है वो क्या करता है, वो परऑक्साइड बनाता है और उसके बाद कुछ सुपर ऑक्साइड। तो बताया था थोड़ा थोड़ा मामला। तो इसका मतलब वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते होंगे तभी तो ये काम करते हैं। लेकिन लिथियम ये काम नहीं करता है, एक ही बार रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, केवल ऑक्साइड, यानी एक टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। तो अगर डायगोनल रिलेशनशिप है तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा, केवल एक टाइप का ही ऑक्साइड बनाएगा, यानी फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है बात? तो अपनी कॉपी में लिखिएगा, लिथियम एंड मैग्नीशियम react with oxygen and form lithium and magnesium react with oxygen and form its oxide and further no react with या नॉट टू बी कंबाइन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा लेने से फर्दर कंबाइन नहीं होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ऑक्साइड खूब बनाएगा। ऑक्साइड से परऑक्साइड नहीं बना देगा। जैसे सोडियम परऑक्साइड के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सुपर ऑक्साइड भी बना रहा था, तो फर्दर कॉम्बिनेशन हो रहा था या नहीं हो रहा था। चौथा पॉइंट, द कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। अपने को पता है गद्दार था, लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जा रहा था, तो मैग्नीशियम भी डिकम्पोज होता होगा। तो बोले इन दोनों के कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड एंड CO2। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। ये पीछे हम लोगों ने पढ़ा भी है कि लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड नहीं होता, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी सॉलिड नहीं होता होगा ड्यू टू डायगोनल रिलेशन। अगला है सर, बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब क्या है कि हम इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ले जा रहे हैं। बोलो, तो इसका सीधा फंडा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो रहा है क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है। बात समझ में आ रही? बोथ LiCl एंड MgCl2 आर डेलिक्विसेंट। पता है अपने को कि वहां लिथियम LiCl.2H2O बनाता है, तो MgCl2 भी कुछ वाटर लपेटता होगा, वो बनाता है MgCl2.8H2O। आर डेलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइजेस फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन एज हाइड्रेट। हाइड्रेट की फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाता है एंड क्रिस्टलाइजेस LiCl.2H2O। MgCl2 पूछेगा कौन सा फॉर्मूला सही है, वाटर मॉलिक्यूल के नंबर्स याद रखने हैं। बात समझ में आ रही है? और जो वाटर को अपने साथ बांधे रखता है उसका नेचर कैसा होता है, डेलिक्विस। एक बार सारी सिमिलरिटीज पढ़िए और हमको सुनाइए। हाँ हाँ, और क्या, थोड़े कि हम कथा बांच के निकल जाएंगे। तो तुम तो आओगे, तुम्हारी नींद टूटी नहीं है, तुम ऐसे ही मस्ती आते रहोगे। हमको फटाफट मेन मेन बातें बताओगे तो बात समझ में आ जाएगी। दोनों की सिमिलरिटीज बतानी है बस, बाकी कुछ नहीं। और अभी इसी को हम आगे कंटिन्यू कर देंगे 10 बजे वाली क्लास में। बात समझ में आ रही है? जिससे आज ये निपट जाएगा। अरे बोलो यार, आज निपट जाएगा तो किसी ने कसम थोड़ी दी है। सुबह भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, कल क्या दिक्कत है? अरे यार, कोई कसम थोड़ी है कि 10 से 12 ही का शुभ मुहूर्त होता है उसको पढ़ना है।
और जो नहीं आ पा रहा है, देखो उनको ना कोई केमिकल बॉन्डिंग आता है, ना उनको ये आता है, ना उनको आगे डी ब्लॉक आएगा, ना उनको पी ब्लॉक आएगा, ना बोरॉन फैमिली, उनको कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो तुम्हारे उसमें क्या क्या आ रहा है? एस ब्लॉक आ रहा है, बोरॉन फैमिली आ रहा है, बोलो ना यार, और केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा तो नहीं देंगे। हाँ सीधी बात है, उसमें कोई वही नहीं है भाई। अब आप 4 चैप्टर आ रहे तो एक हफ्ते में 4 तो नहीं हो सकते ना यार। कहो तो हम वही है कि तुम्हें वो दे दें, क्या बोलते हैं, लेक्चर, वो हम देंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है यार। लेक्चर कब पढ़ोगे? जब दिन भर यहां हो तो लेक्चर कब पढ़ोगे? नहीं समझे तुम? अच्छा एक बात समझना, जो लोग सुबह आ जाते होंगे, बात समझिएगा, और जिस दिन आप नहीं आ पाते होंगे, उस दिन का लेक्चर आप कितने दिनों में कवर कर पाते हैं ये आपको खुद अंदाजा रहे। इसका इस बात से कोई संबंध ही नहीं है। वो यूट्यूब में पढ़ा भी है ना, तो तुम उसका शुभ मुहूर्त देखते हो कि कब मौका निकलेगा, और बाकायदा माहौल बनाते हो कि रात में 10 से 12 बैठ के निपटा देंगे, 9 बजे नींद आ जाएगी, तुम सुबह 4 से 6 निपटा देंगे, और फिर सुबह सुबह चिल्लाते आ रहे हैं कि 7 बजे बुला लेते हैं और पुराना वाला भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे। भाई तुम्हारे हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमको कोर्स पूरा करने में 5 साल लगेंगे, 5 साल, उसमें भी बहुतों के आधे चैप्टर रह जाएंगे 5 साल में। आईटी अलग अगर कहते 5 साल में कोर्स पूरा करके आना तब पेपर देना, तो तुम में से आधे लोग तो पहले 4 साल आएंगे ही नहीं, कि अभी जाके क्या फायदा, आखिरी में पढ़ेंगे ना डायरेक्ट। बनाया? चलो बताओ, बोलो। अरे हमारी तरफ किताब करो बंद। हाँ इससे देख रहे हैं, ताक रहे हैं कि तुम बोलो हम क्या बोले। पहली चीज क्या पढ़ रहे हो? अरे अभी वाले में लिथियम और मैग्नीशियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। लिथियम और मैग्नीशियम जब अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट हैं, अलग अलग इनके नाम हैं, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्यों सेम है? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप अभी तक तो हम लोग चेपते आए कि डायगोनल, अब हम लोग और अगर बात करें तो डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या था? सिमिलर इनका क्या क्या है? एटॉमिक साइज और आयनिक साइज। ये बात क्लियर हो गई। अब इसकी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप शुरू होगी, यानी कि प्रॉपर्टीज सिमिलर आएंगी। पहली प्रॉपर्टी, अगर हम बता रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी नाइट्रोजन के साथ कुछ है क्या? क्या है? लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं, ठीक बात। दूसरी प्रॉपर्टी, इनके कार्बोनेट्स का कुछ हीटिंग इफेक्ट है क्या? क्या है सर? दोनों के कार्बोनेट्स को हीट करने पर क्या मिलता है? ऑक्साइड और CO2 मिलता है या नहीं मिलता है? तीसरी प्रॉपर्टी, इनके ऑक्साइड को लेकर कुछ है क्या? क्या? लिथियम भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये फर्दर रिएक्ट नहीं करते, यानी और ऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक बात। चौथी प्रॉपर्टी जो हम बोल रहे हैं, जो मेन हर एक बच्चे को आनी चाहिए, बाकी तो 1000 चीजें लिखी है, कुछ डेलिक्विसेंट नेचर वाला चक्कर है क्या? क्या चक्कर है वो? दोनों लोग वाटर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो अगर एब्जॉर्ब करके रखते तो फॉर्मूला क्या होगा? LiCl.2H2O और उसका MgCl2.8H2। यहां तक मामला क्लियर है। अब ये 4 प्रॉपर्टीज तो सबको पता होनी चाहिए। अब 5वीं हाथ उठा के बताओ जो तुमको ध्यान। हाँ वही भैया वाला। क्या है भैया? लिथियम अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स के रिस्पेक्ट में हार्डर है और मैग्नीशियम अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के रिस्पेक्ट में लाइटर है, ठीक बात। क्या इनके बाइकार्बोनेट को लेकर भी कुछ कहानी है? बोलो। लिथियम के बाइकार्बोनेट को छोड़कर बाकी सब सॉलिड, तो लिथियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सॉलिड नहीं होते हो, क्लियर है ना मामला। और क्या पानी के साथ जब रिएक्ट कराएंगे
तो ये दोनों लोग धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे। बोलिए सर। तो बहुत आराम से रिएक्ट करते हैं और उसके बाद ये क्या करेंगे, जो भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होते हैं, यानी आसानी से टूट जाते हैं। और कोई? क्या सॉल्युबिलिटी की बात सही है कि ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और कोई बात? बात याद आएगी तो घूरा नहीं जाता है। घूर रहे हो कि साले तुम्हें आता बहुत है, अपना दिमाग लगाओ। इतनी बात समझ में आ रही है? ये क्यों बता रहे हैं, पेपर में अगर ऐसे ध्यान रखोगे, जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ो एनसीईआरटी में, अपने आप से भी अगर पढ़ो, तो याद रखो कि पढ़ने के बाद उसको इस तरीके से अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करो। तुम क्या करते हो, लाल, पीला, हरा, नीला, किसके लिए अंडरलाइन कर रहे हो? खुद के लिए। तो अंडरलाइन दिमाग में भी होना चाहिए, वहां तो करना ही करना है। एक बार एक पैराग्राफ पढ़ा, पढ़ के रुक गए, पहले सोचे समझे कि क्या लिखा है साला, क्या था। अगर रटने वाला भी था तो कम से कम 7 में से 5 चीजें तो याद ही कर ले, तब अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पीछे वाला याद आएगा। अब जिनको ये याद आएगा क्या कि एल्कली मेटल सॉफ्टर होते हैं, वही समझ पाएंगे हार्डर का मतलब क्या है। अब तुम कह दो एनसीईआरटी तुमको सब बताए, तो एनसीईआरटी बताएगा तो फिर प्रदीप कौन खरीदेगा? एनसीईआरटी इतनी पतली पतली किताब है। प्रदीप बुक देखी होगी, नूतन आपने देखी होगी, सर वो इतनी मोटी मोटी, ऐसा क्या है उसमें? यही सब है कहानी। उन्होंने पूरा बिखरा बिखरा के लिखा एक एक, कि क्योंकि उन्होंने वहां बताया था तो अब हम यहां भी यही बात बताएंगे और आगे भी 500 बार बताएंगे, और इस किताब को इतना मोटा कर देंगे। बात समझिएगा। और जो लोग कहते हैं ना कि 11th और 12th में जब जाते हैं तो ये मोटी मोटी बुक्स दिखती हैं, और जब पहली बार लेके आए होगे तो बड़ी खुशी महसूस हुई होगी, बोलो, और अपने आप में जिम्मेदारी बड़ी फील हुई होगी। बताओ देकर इतने, मतलब ये पढ़ेंगे हम, और घर में ऐसे रख दिया गया हो कि अब हमसे कोई बोलेगा नहीं, यानी किताब मार दे तो मर जाएगा। इतनी मोटी मोटी किताब पे जिसकी सर, क्यों मालूम है? पहली बार से ही जो मेरा मानना है, वो किताबें हटा के बच्चे के हाथ में एनसीईआरटी देनी चाहिए। यानी जब जाओ तो तुमको एनसीईआरटी 4 केमिस्ट्री की, 2 फिजिक्स की, तो इतना ही बड़ा बंडल बनेगा, और बोलो कि इसको पढ़ना है। जब पढ़े घर में तो साले को कुछ ना समझ में आए, फिर स्कूल का मास्टर उसको समझाए। ये है असली पढ़ाई। प्रदीप में लाल, पीले, हरे, नीले हर कलर का प्रयोग किया गया, बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत बढ़िया किताब है। कौन पढ़े? पढ़े कौन? इतनी मोटी किताब है, कहां पढ़ेंगे? पढ़ेंगे तो प्रदीप के पास चले जाएंगे। प्रदीप लिख के चला गया भाई, वो नहीं पूरी लिख पाया बेचारा। आखिरी के 2-3 पन्ने देखो ब्लैंक रहते हैं उसमें। आइए सर, अब हम लोग बात करेंगे, ये इतनी बात समझ में आती है तो हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी। एक, लिथियम की गद्दारी अपने ग्रुप के साथ क्या क्या की। दूसरा, लिथियम की दोस्ती मैग्नीशियम के साथ, यानी डायगोनल रिलेशनशिप क्यों दिखाया और क्या क्या प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाई। अब हम बात कर रहे हैं इनके कंपाउंड्स की, कि कुछ कंपाउंड को हमको पढ़ना है। जैसे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम, पहला लिखा है सोडियम कार्बोनेट, जिसको अपन लोग बोल रहे हैं वॉशिंग सोडा। अंडरलाइन करिएगा, Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। अंडरलाइन कर लीजिए सॉल्वे प्रोसेस को, ठीक बात। इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन ऑफ द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी अंडरलाइन कर लो, अभी जब रिएक्शन आगे पढ़ेंगे तो बड़ी काम की चीज। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी अंडरलाइन कर लो, आगे काम आएगा। Where it gets precipitated in the reaction of sodium chloride with ammonium hydrogen carbonate,
द लेटर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 to a concentrated solution of sodium chloride saturated with ammonia, whereas ammonium carbonate followed by ammonium hydrogen carbonate are formed. The equation are given below. अब अगर मैं बात करूं, बड़ी सिंपल सी कहानी है। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर बनाना है तो पहला काम इन्होंने क्या किया, अमोनिया को किसके साथ रिएक्ट कराया, वाटर तो रहेगा ही रहेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे तो ये हमको क्या बनाकर दे देगा, अमोनियम कार्बोनेट, NH4 का होल ट्वाइस। ये पहला स्टेप है, ये पहली रिएक्शन। पूछा जाता है सॉल्वे प्रोसेस का, ऊपर लिख लीजिएगा सॉल्वे प्रोसेस। इसकी प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी रिएक्शंस है, किसका क्या योगदान है। अब इन्होंने क्या बोला, जो ऊपर लिखा है ना, क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि लेटर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 टू अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड विद अमोनिया। ये लास्ट लाइन है जो बन जाएगा। अब अमोनियम कार्बोनेट जो है, अब सुनते जाइएगा, अभी और इसके पास CO2 और वाटर को लपेटने की क्षमता है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने बाइकार्बोनेट। यानी पहले कार्बोनेट बनाया, फिर एक्सेस CO2 के प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो गया, बाइकार्बोनेट। अब ये जो बाइकार्बोनेट है, इससे अपने को बनाना है। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ कराई गई, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो जब कराई गई तो बना सोडियम बाइकार्बोनेट, बोलिए सर, और साथ में अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये लेस सॉल्युबल है, क्या है, लेस सॉल्युबल है, अगर पानी में जाके छुप गया तब तो खेल ही खराब हो जाना है। इसका मतलब अगर ये लेस सॉल्युबल है तो बोल रहे हैं इसको फिल्टर करके इसके क्रिस्टल को अलग कर लेते हैं। वही लास्ट लाइन यहां लिखी गई है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल सेपरेट्स, दे आर हीटेड टू गिव सोडियम कार्बोनेट। मैंने आपको पढ़ाया भी है, किसी के भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे, चाहे वो लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, हमेशा उसके कार्बोनेट CO2 और वाटर मिलेगा। तो वही कहानी यहां आगे लिखी हुई है कि अब अगर आप इस बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, वैसे आपका काम यहां हो गया है, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अगर आपने इसको हीट किया तो आपको मिलेगा सोडियम का कार्बोनेट, CO2 और वाटर। तो आपको क्योंकि बाइकार्बोनेट मिल गया था, तो अब आप इसकी मदद से अपना जो वॉशिंग सोडा है वो बना लेंगे। अब सर एक बात तय है, कोई भी प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस अगर है तो हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो रिकवर भी होने चाहिए, यानी वेस्टेज में नहीं जाना चाहिए। तो सारा खेल क्या है, अमोनिया का है। इसका मतलब अब हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड यहां बना है, हमें इससे वापस क्या बनाना पड़ेगा, अमोनिया बनाना। उसी के लिए इन्होंने लिखा, इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड is treated with calcium हाइड्रोक्साइड। इससे याद रहेगा, तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, अमोनिया गैस के रूप में निकलेगा, वो आपको मिल जाएगा। आप फर्दर उसको यूज करते रहिए। देखिए वहां लिखा भी है, देखो बेटा, क्या वहां अमोनिया प्लस CaCl2 लिखा हुआ है?
आगे लिखा है, अंडरलाइन करना है इस पूरे प्रोसेस में। अच्छा, एक बात तो तय है, ये सब लोग तो CO2 वाटर हमने लिया ही था। अरे सुनो भैया, जो लिए हो वो निकलेगा, तो उसमें कोई बात नहीं है। कल को पूछा जाएगा इसका बाई प्रोडक्ट क्या है। तो जब ये पूरा प्रोसेस होगा, तो जब अमोनिया बनेगा तो साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी बनेगा। तो वहां अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिएगा कि इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट जो होता है वो कौन होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। बाई प्रोडक्ट कौन होगा? कैल्शियम क्लोराइड होगा। आगे लिखा है, इट मे बी मेंशन हियर दैट सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सॉरी मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। अब सुनो, ये कह रहा है कि आप सॉल्वे प्रोसेस से K2CO3 बनाने के बारे में मत सोचिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, इसलिए नहीं सोचिएगा कि K2CO3 बनाने से पहले क्या हमें इसका बाइकार्बोनेट बनाना पड़ेगा, जैसे यहां सोडियम का बनाया गया था। बाइकार्बोनेट इसका जो होता है वो पानी में क्या हो जाता है? सॉल्यूबल। तो जब साला पानी में जाके वो छुप जाएगा, मिल जाएगा, तो हम कहां से फिल्टर कर पाएंगे उसको? इसलिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब सुनिए, आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्वे प्रोसेस में पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बनाते, तो जवाब इसकी स्टेबिलिटी नहीं बतानी है, आंसर ये होगा क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसका बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है? सॉल्यूबल होता है। क्लियर है मामला? तो पहले मैं लिखा दे रहा हूं, फिर आप साइड में छोटा सा बना लीजिएगा। लिखिए, इन सॉल्वे प्रोसेस K2CO3 is not formed because KHCO3 potassium bicarbonate are much more soluble, so it's not separated by filtration. So it's not separated by filtration. भैया हमने इसके क्रिस्टल बना के फिल्टर करके इसको हटा नहीं पाएंगे, छान वान के अलग नहीं होने वाला, पानी में मिक्स रहेगा। ठीक है, आगे सर, आगे इन्होंने वही लिखा है, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सॉल्यूबल टू बी प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। मतलब कुल मिला के वही कहानी यहां भी करनी है, लेकिन फिर वही कहानी है कि ये सॉल्यूबल हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम इसे बना नहीं सकते। अगला सर, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच एग्जिस्ट एज अ डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। जहां तक पढ़े हैं इतना अंडरलाइन करिए और इसके ऊपर लिखिए 1, यानी ये पॉइंट नंबर 1 हो गया कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। इसकी डेकाहाइड्रेट फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? Na2CO3.10H2O, मतलब कि वॉशिंग सोडा। ये पहली प्रॉपर्टी कोने में करो। अगला सर, इट इज रेडली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में आसानी से सॉल्यूबल है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसे हीट कर रहे हैं और इसका हीटिंग आता है सर। इसका क्या, ये सारे हीटिंग आपको एक जगह होने चाहिए, वो मैं बाद में आपको कराऊंगा, अभी तो अलग अलग पढ़ा रहा हूं। Na2CO3.10H2O है, बोला गया कि इसको हीट करेंगे, तो पहले यहां पर एक टेम्परेचर लिखा है 375 केल्विन लिखा है सर। बोले अगर इस टेम्परेचर पे हीट करते हो तो 9 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, यानी बचता है Na2CO3.H2O प्लस 9 टाइम्स वाटर। ठीक बात।
आगे इन्होंने क्या कहा, अगर आप टेम्परेचर 373 केल्विन से ज्यादा रखेंगे, यानी इसका मतलब वही जो 375 है ना, इससे और ज्यादा हीट कर दे, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, मतलब समझ जाओगे टेम्परेचर ज्यादा हो गया होगा। अब अगर और किया तो ये वाटर भी यहां से निकल लेगा, तो ये जो फॉर्म बनेगी ये एनहाइड्रस फॉर्म बनती है, और इसी को कहते हैं सोडा की राख यानी कि ऐश। बोलो भैया, सोडा ऐश। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि 373 केल्विन लिखा है, ऊपर 375 लिखा है। सीधा फंडा है कि अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आप इसको मोटा मोटा ऐसे समझिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप हीट करते हैं तो 100 पर 273 क्या होता है, 0 डिग्री है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो ये 9 वाटर मॉलिक्यूल देगा, और वहां पे लिखा होगा अगर 110 पे कर दिए, 105 पे कर दिए, तो वो लास्ट वाला वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा, और उसे क्या बोला जाएगा, सोडा ऐश बोला जाएगा। क्लियर है मम्मी? आगे लिखा है कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा एक बात और है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो थर्मली स्टेबल है, तो अब इसके बाद हीट करने पर ये डिकम्पोज होने वाला नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई प्रभाव आगे नहीं लिखा। कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म अ एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब ये बताओ, अगर पानी में डालोगे तो जो ये कार्बोनेट है ये वाटर के साथ जाके जुड़ेगा, और सुनना, वाटर के साथ जब ये जुड़ेगा तो ये खुद बनाएगा HCO3 यानी बाइकार्बोनेट, और साथ में क्या देगा, OH माइनस। तो जो साथ में आयन प्रोड्यूस होता है वो सॉल्यूशन के मीडियम को तय करता है, यानी कि ये मीडियम कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन। तो पूछा जाता है कि अगर आपने कार्बोनेट डाला तो कार्बोनेट डालने पर सॉल्यूशन कैसा होता है, तो जवाब क्या होता है, सॉल्यूशन एल्कलाइन मीडियम होता है। आगे की कहानी बहुत आसान है। यूजेस की बात करेंगे तो यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है। दूसरा, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड कास्टिक सोडा। अंडरलाइन करिए, सब इंपॉर्टेंट ही हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वॉशिंग सोडा। अब 4 में से कुछ भी मार देगा, वो आपको ध्यान रखना। तीसरा, इट इज यूज्ड इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चौथा है, इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब है जब हम बात करें कि इसके अंदर है क्या, नाइट्रोजन है कि सल्फर है कि ऑक्सीजन है, यानी पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे तो हम क्वालिटी की बात करें। बोलो भैया। और अगला दिया है उसी में क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब कितना है, बात समझ में आ रही है, तो हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव है ना, दोनों एनालिसिस में काम आता है। चलो भैया इसको नमस्ते करते हैं, अगले में आइए। सोडियम क्लोराइड, एक बार इससे पहले जितना इसमें है एक बार देख जाओ फटाक से, जल्दी से, कि पढ़ रहे हो तो कम से कम थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। एक बार रीड कर जाओ, अपना जो हमने लिखाया वो भी और 2 एनसीईआरटी में। कौन सा वाला, केवल और केवल वॉशिंग सोडा, बस, बाकी कुछ नहीं, केवल वॉशिंग सोडा का पोर्शन एक बार देख। देखो सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है, 2 4 5 चीजें याद करके जा रहे हो, घर में पड़े रहते मगरमच्छ की तरह। और क्या, अब जो लोग कह रहे थे 7:30 कर दो, कौन कौन था, नहीं 2 ही 3, उस दिन आदमी ज्यादा आया था। ये है भारत देश का खेल। उस दिन कितने लोग आ गए थे, ना ऑफिस भर गया था, तो करीबन 10-12 नहीं है, करीबन 20-22 है। हाँ, यहाँ करीबन नहीं है, यहाँ करीबन है, हमें पता है, सब भर गए। ये तो वाला हिसाब है ना, जैसे कोई मार खा रहा है तो तुरंत आके देखने लगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। इन क्या हो रहा पर पता नहीं, देख रहे हम भी क्या। वही है ना कि बीरबल से वो कहानी है, बीरबल से कहा गया अकबर ने, अच्छा ये सब भी फर्जिया कहानी है, अकबर कुछ काम करता था कि साला यही काम करता था, दोनों खाली थे क्या, ऐसा तो नहीं होगा।
है। अब एक तरफ पढ़ाया जाता है कि उसने फलाने युद्ध जीते, अबे कब जीते? पहले बीरबल से तो फुर्सत पा लेते। बता रहे नौ रत्न थे, तानसेन ऐसा गाना गाते थे, सब लोग हिरन फिरन सब चले आते थे। तो क्या ये लोग यही सब काम करते थे? बोलो। यानी 9 साइटें तुम्हारे पास है, तो तुम युद्ध कब लड़ते होगे भाई? अब ये एक अलग बात है कि कह देते होंगे कि नहीं भाई वो युद्ध के लिए अलग आदमी रखा था। खैर वो कहानी में बताया गया कि उसने कहा भाई बताओ कितने मूर्खों की एक हमको लिस्ट बना दो। उसने कहा ठीक है। सवेरे सवेरे वो आया और जो इनका महल है उसके सामने खटिया बुनने लगा। तो जो आदमी आए वो आके पूछे क्या कर रहे हो? तुरंत एक आदमी बगल में बैठा फटाक से नाम नोट करता था। हाँ, अकबर आए, उन्होंने भी पूछा, नाम नोट हो गया। उससे पूछा गया, उसने लिस्ट दे दी। बोले कि क्या कहते हैं, मेरा नाम वो सबसे ऊपर। बोले सर आप ये बताइए, ये तो आपकी प्रजा है, इसके कमांडर तो आप ही हैं। तो इन्होंने पूछा कोई बात नहीं, आप भी अगर पूछ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है कि जब आदमी सामने काम कर रहा है उसके बावजूद भी, जैसे मैच देखते हो ना, मैच में कुछ लोगों की आदत क्या होती है मालूम है? ये छक्का मारे वे 6, अबे वो देख रहा है, करते हैं या नहीं करते? वो ये बताते हैं कि हर चीज, अब वो क्या कहते हैं, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, मजा लेते हैं। अबे भाई अपना मजा लो ना, दूसरे क्यों खराब कर रहे हो? पिक्चर देख के आए, तुम कह रहे हो कि नहीं सुनाना मत, लेकिन वो सुना देंगे पूरी। अगर मूवी देखने गए, पता चला पहले से देख के बैठे, घर में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिन्होंने पहले देख रखी है, अब आप क्लाइमेक्स पे हैं, वो क्या कहेगा? मरेगा नहीं, धीरे से। उसमें दिख रहा है हीरोइन मर रही है, मरेगा नहीं। अब तुम्हारा दिमाग खराब कि अब आगे मत बोलना, ठीक है, सुनते रहे। फिर क्लाइमेक्स आया, पता चला कि हीरो है, उसको गोली लगी। बोले अब डबल रोल है। पूरी पिक्चर की ऐसी तैसी। इसीलिए जब बड़ी पिक्चरें हिट हुई, इसके पीछे रीजन है। जैसे बाहुबली और ये सब मूवीज जब आई, केजीएफ, तो इनमें इन लोगों ने एक बात का बड़ा ध्यान रखा, क्या? इसमें कहीं से भी कुछ लीक नहीं हुआ। लीक इन द सेंस समझते हो? एक मतलब किसी को एक एक्शन वाला फोटो भी नहीं मिल रहा है कि बाहुबली 1 में वो सांड के साथ खड़ा है, तो वो फोटो भी नहीं है। नहीं तो कहीं ना कहीं तो शूट हो रहा होगा। वो जानते थे कि हिंदुस्तान की जनता कैसी है, और ये पहले से ही माहौल बना लेगी तो काम बन जाएगा। तो उसने तगड़ा माहौल बना दिया, पूरी पिक्चर चला दिया। और वो मूवी कैसे बनी? वो मूवी बनी थी एक पार्ट के लिए, बन गई बड़ी, तो अब वो आ नहीं रही थी, तो इसलिए उसने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, वरना वो 2 पार्ट की पिक्चर नहीं बनाई जा रही थी। तो मौली राजा ने कहा भैया ठीक है, आधी आधी कर लेते हैं, और यहां का आदमी है ही बेवकूफ, तो आखिरी में उन्होंने दिखाया कि कटप्पा ने दे दिया। बोलो। और सुनो, दूसरा पार्ट तैयार था, आज समझ रहे हो? वो कहें 2 साल इंतजार करो। अब हर आदमी इसी में परेशान है, और कुछ क्या कह रहे हैं, हम बताएं क्यों मारा था उसने। बात समझिए, तो यहां वो सिचुएशन है सर। और ऐसी ही जगहों पे हम लोग को अगर डील करना है, तो दुनिया की सबसे अच्छी जगह पे भी हम लोग रह रहे हैं, और सबसे खतरनाक जगह पे भी रह रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको। सेलेक्ट हो जाओगे, जो दुश्मन होंगे वो क्या कहेंगे? अब इस आईआईटी का स्तर वो नहीं रहा, वो साले तुम्हें कह रहे हैं, तुम्हारे सामने बुराई करेंगे। तुम इंजीनियर बन जाओगे, क्या बोलेंगे? 50 तो इंजीनियर टहलते रहते हैं। जब तक नहीं बने तब तक किससे को रिलेट करते हैं? मामा का लड़का ऑस्ट्रेलिया में है, और उनकी जो छोटी वाली बेटी है वो फ्रांस चली गई, फ्रांस वाले उनको गोद ले लिया, उसको आने ही नहीं दे रहे इधर। अबे भाई हमें क्यों बता रहे हो? अच्छा, ये उन लोगों के बारे में बताते हैं जो लोग कभी बात नहीं करते होंगे। अगर उनसे बिटिया से पूछ लो, तो वो अगर आ रहे तो उससे कोई बात नहीं करे। इसीलिए क्या कहा जाता है कि पढ़ो लिखो बढ़िया से,
पढ़ लिख के थोड़ा पैसा यहां कमाओ, मौका मिले निकल लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब पढ़े ही हो, उसी फील्ड में काम करना है, तो धीरे से निकल लो। अब हम फ्रांस जाके तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते, बात समझना। हमारी मजबूरी इसी देश में रहने की, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, तुम आराम से जा सकते। इसके लिए हम ये भी कह सकते कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत प्रेम है, मैं मट्टी अपनी नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, मैं छोड़ दूंगा। हाँ, सब कुछ नहीं है। मट्टी ऐसा पैकेट बना के ऐसा गले में टांग, सीधा फंडा है। क्योंकि देश प्रेम दिखाने का और भी बहुत सारा तरीका है। उसका तरीका यह है कि जो आदमी बगल में जैसे कोई जा रहा है, तो मोटरसाइकिल जब भिड़ जाए तो वो सॉरी बोले तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये भी देश प्रेम है, ना कि उतर के 2 4 5 जो पर्टिकुलर अच्छे अच्छे शब्द हैं वो पहले बोल दें और फिर उसके बाद उससे कहें पहले उतर, तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसा काम नहीं करना है यार। उसी मिट्टी के लिए लड़ रहे, उसी में मिला दोगे तुम वापस घुमा। तो इसलिए भी ध्यान रखना, इसलिए भी पढ़ाई है। पढ़ाई इसलिए थोड़ी कि तुम इंजीनियर बन जाओगे बस काम हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl पे आइए। अब हमको सिर्फ इतना बता दीजिएगा, ये जो पीछे अपन लोगों ने बेकिंग सोडा बनाया है, अब ऐसे देखो इधर देखना, बेकिंग सोडा बनाने का पहला तरीका कौन सा प्रोसेस है? ठीक बात, क्या बना रहे? बेकिंग सोडा। फॉर्मूला बोलो। इतना मारूंगा मैं तुम्हें, इतना नशे में हो तुम। बेकिंग सोडा है। वाह रे नशे बाजो। मैंने इसीलिए कहानी सुना, मैंने कहा देखो मैं तुम्हारा माहौल चेक करूं, तुम्हारी बुद्धि कहां चल। सब सो रहे हैं साले, कह रहे क्या बना? बेकिंग सोडा। हाँ बेकिंग क्या है? वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला बोलो Na2CO3.10H2। क्लियर बात। पहला किस प्रोसेस से बनाते? सॉल्वे प्रोसेस। क्या नहीं बनाते? पोटेशियम कार्बोनेट। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि पोटेशियम का बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है। क्लियर बात। अब शुरुआत कैसे करेंगे? पहला रिएक्शन कौन सा है? अमोनिया का रिएक्शन, CO2 प्लस वाटर फ्री है, अमोनियम कार्बोनेट बनाया। अमोनियम कार्बोनेट ने एक्सेस CO2 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया। अमोनियम बाइकार्बोनेट ने NaCl के साथ रिएक्ट करके, अरे बोलो ना यार, NaCl के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट नहीं, बाइकार्बोनेट बनाया। सोडियम बाइकार्बोनेट बना, साथ में क्या बना? साथ में बना अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल बने, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड नहीं होता, तो हमने इसको छान के फिल्टर करके अलग कर लिया। अब जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना था हमारे पास, उससे हमने वापस अमोनिया बनाने के लिए इसका रिएक्शन किसके साथ कराया? बोलो। कैल्शियम क्लोराइड के साथ कि है हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराया तो बाई प्रोडक्ट क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है मामला? अब सर यहां जो हमें मिला है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको हमने हीट किया, क्योंकि हमें पता है कि ये थर्मली अनस्टेबल होता है। थोड़ा सा गर्माते ही हमें क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट। पानी रहा ही होगा तो मान लिया कि वॉशिंग सोडा है हमारे। क्लियर बात। पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि सर उसका बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है, तो कौन उसको अलग करेगा? वो प्रोसेस नहीं हो पाता। अगली कहानी हीटिंग इफेक्ट है। Na2CO3.10H2O को जब हम हीट करते हैं तो क्या हीट करने में टेम्परेचर जनरल मान के चले तो 100 डिग्री याद रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट करेंगे तो क्या 9 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, 1 बच जाता है। और अगर उसके ऊपर हीट करते हैं तो सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे अबव 110 डिग्री सेल्सियस। तो अगर उतने पे बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस समय जो बचेगा Na2CO3 उसे बोलेंगे सोडा ऐश। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब इसे छोड़ के तुम कुछ बताओ, नीचे मत देखो ऊपर देखो। इतनी बात हमने बता दी, अब इसको छोड़ के तुम्हारे जो मन में आ रहा है वो बताओ, इसी को लेकर। सॉल्युबल इन वाटर है भैया, वॉशिंग सोडा, पानी यानी धोने काम आना है। बोलो सर। ठीक, अगला व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सही है, बोरेक्स को बनाने में काम आएगा। ठीक है, हाँ पानी में जब डालेंगे, सुनते जाओ, इससे नहीं, बाइकार्बोनेट को कि सोडियम कार्बोनेट को? हाँ,
पानी में डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट को कार्बोनेट के बारे में पढ़ा गया है कि बाई कार्बोनेट के बारे में पढ़ा? कार्बोनेट को जब पानी में डालते हैं तो क्या बनाता है? बाई कार्बोनेट, और साथ में OH माइनस देता है। जो OH माइनस है वो सोल्यूशन को क्या कर देता है? एल्कली या एल्कलाइन बोल दो, एक ही बात है। और बोलो, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है, ठीक है। हाँ, वो ऐसा देख रही है हमको, अरे ये तो तुमने नहीं बताया, चमड़ा उद्योग में हो कागज, तुम भी गुरु ऐसा ना ट्रांसलेट किया करो भाई। हाँ, और कुछ? वाटर सॉफ्टनिंग में काम आएगा। और बोलो, और बताओ भाई। और इसका एक बहुत बढ़िया यूज करता है आदमी, ना ना ना, आर्टिफिशियल मिल्क बनाने, वो नहीं लिखा है इसमें। नकली दूध बनाने में जबरदस्त यूज है, बेहतरीन फेना आता है, दूध वाला डालता है ना, बहुत ज्यादा फेना है तो समझ जाना सर्फ एक्सेल पड़ा है इसके। हाँ हाँ, अब पता नहीं चलता है, आपको लगेगा क्या कि जब ज्यादा अमाउंट में डालोगे ना तो वो उस समय करेगा दिक्कत, रोज थोड़ा थोड़ा देगा तो नहीं पता चलेगा, अंदर ही आराम से एक पैकेट तैयार हो रहा होगा। आपको बड़ा सुन के आश्चर्यचकित हो रहे होंगे आप कि डालेंगे तो वो फट जाएगा। नहीं फटेगा सर, घर में जाके ट्राई कर लीजिए। एक गिलास दूध लीजिएगा, एक कप लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा सर्फ एक्सेल डाल दीजिएगा और उसको बढ़िया 2-4 बार मिला दीजिएगा। जल्दी दूध फटेगा नहीं गर्मी में, पहली बात, और दूसरा तगड़ा झाग रहेगा, क्योंकि वो तो झाग ही है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला है सोडियम क्लोराइड। द मोस्ट एविडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सी वाटर which contains 2.7 to 2.9% biomass of the salt. In tropical countries like India, common salt is generally obtained by evaporation of sea water. बोलो भैया, बोल रहे हैं क्या? सी वाटर जो होता है उसे इवेपोरेट कर लेते हैं, और गांधी जी की दांडी यात्रा फात्रा शादी थी ना, नहीं था? अरे यही है बेटा, तुमको तो वो भी नहीं याद है, हम तुमसे पूछ नहीं रहे, तुमको बता ही रहे। तुम्हारे भरोसे हम रहे था तो काम ही खत्म हो जाना है हमारा। तुम धीरज भेज दोगे हमको ले जा कहीं कि सर 1 मिनट इधर आइए, इधर चलिए, इधर चलिए, इधर चलिए सर, ये 2 पेज है, पढ़िए मत, साइन करिए, साइन करिए। साइन आइन हो गया, उसके बाद सर खाना खाइए, खाना ना खाए। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? सर हमने आपको भेज दिया, अब आप यहीं रहे, बाय बाय। अब हम दूसरे वाले टीचर को लेने जा रहे हैं, तो आओ आदमी का देता भरोसा करो। अच्छा एक बात और, NaCl को ही क्या बोल रहे हैं? कॉमन सॉल्ट बोल रहे हैं। अगला है सर, अप्रोक्सीमेटली 50 लाख टन ऑफ सॉल्ट आर प्रोड्यूस एनुअली इन द इंडिया। ये सब फर्जी है, मेन बात पे आओ। यहां से क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन्ड बाय, अंडरलाइन करना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन हम सबको पता है, उसके ऊपर लिख लो एक्वस NaCl, है ना, एक्वस NaCl contains sodium sulfate, calcium sulfate, calcium chloride and magnesium chloride as impurities। मतलब इसके अंदर किसकी किसकी इंप्योरिटी पाई जाएगी? सोडियम सल्फेट, ऐसे याद रखो, सोडियम और कैल्शियम के सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स। बोलो भाई, calcium chloride CaCl2 and magnesium chloride MgCl2 are impurities because they are deliquescent। deliquescent मतलब वाटर जहां है वहां ये आ जाता है, तो इसका मतलब इसी की वजह से है। To obtain pure sodium chloride, the crude salt is dissolved in minimum amount of water and filtered to remove insoluble impurities। अंडरलाइन करिए यहां से, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे पैराग्राफ की अगर हमारे हिसाब से पूछें तो। टू ऑब्टेन्ड प्योर सोडियम क्लोराइड, द क्रूड सॉल्ट इज डिसॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। द सोल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। उसके बाद सोल्यूशन जो निकलेगा उसको किससे सैचुरेट करते हैं?
HCl गैस से। क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट आउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सॉल्युबल देन सोडियम क्लोराइड रिमेन इन द सॉल्यूशन। यानी उस सॉल्यूशन में वो पड़े रहेंगे। सुनो तो सोडियम क्लोराइड फिल्टर्ड हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा, ये बोल सकते हैं। बाकी ये दोनों के दोनों उसी में पड़े रहेंगे। अच्छा, ये जो कहानी इन्होंने लिखी है कि ये सब ब्राइन सोल्यूशन है, ये वही समुद्र के पानी की बात कर रहे हैं कि हम उसको बोल दे रहे हैं एक्वस NaCl, तो उस एक्वस के अंदर बाकी चीजें भी मौजूद है। सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स एट, अंडरलाइन करिए, 1081 डिग्री केल्विन, 1000 डिग्री या 1100 डिग्री केल्विन पे मेल्ट होता है। इट हैज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है। 273 डिग्री केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। द सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब क्या कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज तो करेगी मगर उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं करेगी जितनी तेजी से इंक्रीज करनी चाहिए। बात समझे? इसका रीजन क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो अच्छे खासे सॉलिडिफाई नेचर है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर दोगे तो उतना सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं करती। आगे, यूज्ड एज अ कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। अंडरलाइन कर लो, कॉमन सॉल्ट बोलो या टेबल सॉल्ट बोलो। फॉर डोमेस्टिक पर्पस इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगला है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्लास अगली 10 बजे से क्लास लेंगे, उसमें इसको निपटाएंगे। टी ब्लॉक में हमने केवल बोरॉन फैमिली दिया है ना आपको। ठीक है सर, बोरॉन में ज्यादा नहीं है क्योंकि बोरॉन में मैंने आपको बनाना बॉन्डिंग पढ़ा दी। बोरॉन के जो स्ट्रक्चर्स हैं BeCl2 पैलेडियम का वो सब पहले से करा के रखे हैं। बोरॉन फैमिली का आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले से बता के रखा है, एटॉमिक रेडियाई पहले से बता के रखा है, तो आराम से मामला निकल जाएगा, उसमें ज्यादा चक्कर नहीं है। बोरेक्स के बारे में पहले से अपने को पता है, बस क्या याद रखना है, बोरेक्स का सोल्यूशन और बोरेक्स का हीटिंग इफेक्ट, है ना।